बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्रेस ऑफ एडवोकेसी के ज़वाल के एक ऐसे इंस्टीट्यूशनल काज की तरफ आ रहे हैं जिसमें मसला किसी एक वकील की प्रोफेशनल वीकनेस नहीं बल्कि पूरी लीगल फ्रेटर्निटी की कलेक्टिव डायरेक्शन है। पिछले डिस्कशन में हमने इंडिविजुअल कंडक्ट, मुफादात, ग्रुप कल्चर और कनेक्टेड वेब के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की, लेकिन आज सवाल फ़र्द से आगे बढ़कर इंस्टीट्यूशन का है। क्या हमारी बार एसोसिएशंस वाकई ही पूरी लीगल फर्टर्निटी की इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल वॉइस हैं, या बार ग्रुप्स पॉलिटिकल एंडोर्समेंट्स और इलेक्टोरल इन्वेस्टमेंट्स के जरिए आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल पार्टीज की एक्सटेंशंस बनती जा रही है? ये डिस्कशन वकला के पॉलिटिक्स में जाने के खिलाफ नहीं। एडवोकेट्स को पॉलिटिकल पार्टीज में जाना चाहिए। इन्हें पार्लियामेंट, सेनेट, कानून साजी और पॉलिसी मेकिंग में अपना लीगल माइंड इस्तेमाल करना चाहिए। असल सवाल ये है कि क्या वकील अपना लीगल माइंड लेकर पॉलिटिकल पार्टी में जा रहा है, या पॉलिटिकल पार्टीज बार ग्रुप्स के रस्से पूरी बार एसोसिएशंस के लीगल माइंड में दाखिल हो रही है? आइए इस सवाल को अमूमी सियासी तनकीद की बजाय कानून, तारीख और मौजूदा इंस्टीट्यूशनल कंडक्ट के म्यार पर परखते हैं। कानूनी डिस्टिंक्शन ये है कि इंडिविजुअल एडवोकेट की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और बार एसोसिएशंस की कलेक्टिव आइडेंटिटी एक चीज़ नहीं। लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल्स एक्ट 1973 के सेक्शन 9 को देखें तो ये बार स्ट्रक्चर्स को वकला के राइट्स, प्रिविलेजेस, प्रोफेशनल कंडक्ट और बार एसोसिएशंस की रिकग्निशन, डी रिकग्निशन और फंक्शनिंग के साथ जोड़ता है। लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल्स रूल्स 1976 का रूल 175C बार एसोसिएशंस को एक बाकायदा प्रोफेशनल स्ट्रक्चर्स के अंदर रखता है, और इसके मुकाबिल इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 200 एंड 203 पॉलिटिकल पार्टीज की फॉर्मेशन, मेंबरशिप और ऑफिस होल्डिंग के अलग कानूनी फ्रेमवर्क्स फराहम करते हैं। यानी कि कानून किसी एडवोकेट को पॉलिटिकल पार्टीज का मेंबर या ऑफिस बेरर बनने से अमूमी तौर पर मना नहीं करता। लेकिन सवाल ये है, क्या सेक्शन 203 के तहत किसी फर्द का पार्टी ऑफिस रखने का हक, इसके लिए पूरी बार एसोसिएशंस की कलेक्टिव अथॉरिटी भी इसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मुंसलिक करने का इख्तियार बन जाता है? क्या पार्टी मेंबरशिप्स का हक बार इलेक्शंस में पार्टी इंटरवेंशंस का कानूनी जवाब भी फराहम करती है? और अगर सेक्शन 9 बार इंस्टीट्यूशंस को प्रोफेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और एडवोकेट्स के मुश्तरका इंटरेस्ट के लिए कायम करता है, तो फिर बार एसोसिएशंस की इंस्टीट्यूशनल अटेंशंस किसी एक पार्टी, लीडर या पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के गिर्द क्यों घूमने लगती है? लॉयर्स विंग किसी पॉलिटिकल पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल आर्म हो सकता है, मगर बार एसोसिएशंस क्या इसी पार्टी का इनफॉर्मल लीगल विंग बन सकती है? यही वो कानूनी डिस्टिंक्शन है जिसे हमारी अमली बार पॉलिटिक्स ने धुंधला दिया है। इसलिए असल असूल यह है कि वकील पॉलिटिकल पार्टी में जाए मगर बार एसोसिएशन को पॉलिटिकल पार्टी में ना ले जाए। एक कॉम्पिटेंट एडवोकेट किसी पार्टी में शामिल हो, इसे लीगली रिप्रेजेंट करे, पार्टी ऑफिस रखे, सेनेट या पार्लियामेंट में जाए, ये इंडिविजुअल लीगल माइंड्स की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह इंडियन नेशनल कांग्रेस और बाद में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सियासत में गए। इनके साथ लियाकत अली खान और तहरीक पाकिस्तान के दूसरे मुस्लिम लीगी रहनुमाओं ने एक मुनज़्ज़म पॉलिटिकल पार्टी के ज़रिए एक बड़े कौमी काज को आगे बढ़ाया। लेकिन बम्बई बार न कांग्रेस का लीगल विंग बनी, न मुस्लिम लीग का। महात्मा गांधी भी कानूनी पस मंज़र से इंडियन नेशनल कांग्रेस की सियासत में आए। नेल्सन मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए, इसकी यूथ लीग्स के क्याम्स में शरीक हुए और बाद में जमात की क़यादत तक पहुँचे। इन तमाम मिसालों से ये असूल सामने आता है कि वकील पॉलिटिकल पार्टीज़ में जा सकता है, इसकी क़यादत कर सकता है और एक बड़ी कौमी तहरीक का हिस्सा बन सकता है। लेकिन फ़र्क ये था कि इनके पास वाज़ेह पब्लिक काज मौजूद था। कायदे आज़म के सामने कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल राइट्स और मुसलमानों का कौमी मुस्तकबिल था। गांधी के सामने कॉलोनियल रूल के खात्मे और आज़ादी का काज था। नेल्सन मंडेला के सामने अपार्थेड, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और पॉलिटिकल एक्सक्लूजन का खात्मा था। इन लोगों का पॉलिटिकल पार्टी में जाना किसी पर्सनल अपॉइंटमेंट, बार इलेक्शन सपोर्ट या चैम्बर बेनिफिट्स के लिए नहीं था। असल तारीखी सबक इनकी बायोग्राफी नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल सेपरेशन है। वो अपना लीगल माइंड पॉलिटिकल पार्टी में लेकर गए थे।
वो पूरी बार एसोसिएशंस को पॉलिटिकल पार्टी में लेकर नहीं गए थे। आज मसला वहां होता है जहां कोई बार ग्रुप अपना पैनल नॉमिनेट करता है, अपनी इलेक्टोरल मशीनरी इस्तेमाल करता है, बार इलेक्शन जीतता है और इसी ग्रुप्स की सीनियर लीडरशिप्स किसी पॉलिटिकल पार्टी में मरकजी ओहदा रखती हो या पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के साथ गैर मामूली प्रॉक्सिमिटी में हो, तब सिर्फ एक एडवोकेट पार्टी में नहीं जाता। ग्रुप की पॉलिटिकल अलाइनमेंट इलेक्टेड बार लीडरशिप्स के जरिए बार एसोसिएशंस की इंस्टीट्यूशनल अलाइनमेंट बनने लगती है। फिर सवाल ये नहीं रहता कि फ़र्द की सियासी वाबस्तगी क्या है, सवाल ये बन जाता है कि क्या बार ग्रुप प्रोफेशंस की डायरेक्शन मुतय्यन कर रहा है या पॉलिटिकल पार्टीज बार ग्रुप के जरिए बार इंस्टीट्यूशंस की डायरेक्शंस मुतय्यन कर रही है। क्या कोई डिक्लेयर्ड इंस्टीट्यूशनल फायरवॉल मौजूद है? क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रोल डिस्क्लोज किया जाता है? क्या पार्टी पोजीशंस रखने वाला बार लीडर किसी पार्टी स्पेसिफिक रेजोल्यूशन, एंडोर्समेंट या प्रोटेस्ट कॉल के वक्त खुद को अलग करता है? अगर नहीं, तो इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कहां खत्म होती है और इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिकल कैप्चर कहां शुरू होता है? मौजूदा लीगल लीडरशिप्स को देखें तो पार्टी ऑफिस और बार ग्रुप इन्फ्लुएंस का ओवरलैप इस सवाल को महज नजरी नहीं रहने देता। पीटीआई में सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल और हेड ऑफ लीगल अफेयर्स हैं। हामिद खान साहब पीटीआई की ऑफिशियल लिस्टिंग में कोर मेंबर एंड लॉयर्स हैं, जबकि इनका नाम प्रोफेशनल ग्रुप की क़यादत के साथ तवील अरसे से मुंसलिक है। हालिया पाकिस्तान बार काउंसिल इलेक्शंस में सलमान अकरम राजा प्रोफेशनल यानी हामिद खान ग्रुप के कामयाब उम्मीदवारों में शामिल थे और दूसरी जानब आजम नज़ीर तारड़ साहब फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस हैं और इंडिपेंडेंट या आसमा जहांगीर ग्रुप के कामयाब पाकिस्तान बार काउंसिल्स कैंडिडेट्स में शामिल रहे। पीटीआई में बैरिस्टर गौहर अली खान मरकजी सियासी क़यादत और लीगल रिप्रेजेंटेशंस का नुमायां हिस्सा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन में सैयद नय्यर हुसैन बुखारी सेक्रेटरी जनरल हैं और सीनियर लीगल बैकग्राउंड रखते हैं, जबकि फारूक एच नाइक इस जमात के नुमायां पार्लियामेंट्री और लीगल फेस हैं। और इसी तरह जेयूआई में कामरान मुर्तज़ा सीनियर एडवोकेट और सेनेटर्स की हैसियत से नुमायां लीगल रिप्रेजेंटेशंस रखते हैं। इनमें से किसी एडवोकेट का पॉलिटिकल पार्टी में होना बजाते खुद ऑब्जेक्शनेबल नहीं। इलेक्शन एक्ट इन्हें इस पार्टिसिपेशन की गुंजाइश देता है, लेकिन असल सवाल सिर्फ वहां पैदा होता है जहां पार्टी ऑफिसेस, बार ग्रुप लीडरशिप्स, बार काउंसिल्स मेंबरशिप्स और इलेक्टेड इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लुएंसेस सिर्फ एक ही प्रोफेशनल सर्कल्स में जमा हो जाएं। अगर पीटीआई का सेक्रेटरी जनरल प्रोफेशनल ग्रुप के जरिए बार काउंसिल्स में आ रहा हो और फेडरल गवर्नमेंट्स का लॉ मिनिस्टर इंडिपेंडेंट ग्रुप के जरिए इसी रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स में मौजूद हो, तो क्या पार्टी पॉलिटिक्स और बार पॉलिटिक्स के दरमियान वाज़े इंस्टीट्यूशनल बाउंड्री बाकी रहती है? क्या ये दोनों ग्रुप्स अपने रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल सर्कल से आज़ाद प्रोफेशनल जजमेंट्स रखते हैं, या एक तरफ पार्टी ऑपोजिशंस का नैरेटिव और दूसरी तरफ गवर्नमेंटल पैट्रोनेज बार ग्रुप्स की इंस्टीट्यूशनल पोजीशंस पर असरअंदाज होते हैं? ये सवाल अफराद की कॉम्पिटेंस या इंटेग्रिटी के खिलाफ नहीं, ये ड्यूल रोल्स के इंस्टीट्यूशनल इफेक्ट्स का सवाल है। क्या ये लीगल माइंड्स अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को स्ट्रेंथ दे रहे हैं, या पॉलिटिकल पार्टीज इन्हीं लीगल माइंड्स और ग्रुप के जरिए बार इंस्टीट्यूशन में अपनी स्ट्रेंथ मुंतकिल कर रही है? ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा नुमायां उस वक्त होता है जब पॉलिटिकल पार्टीज अपने लेटर हेड पर बार कैंडिडेट्स की इंडोर्समेंट्स जारी करती हैं। बार इलेक्शन से चंद दिन पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिशियल लेटर हेड्स पर कैंडिडेट्स या पैनल्स की सपोर्ट्स का ऐलान जारी होता है। ये महज एंडोर्समेंट नहीं, ये एक प्रोफेशनल इलेक्शंस पर पॉलिटिकल स्टैंप है। सवाल ये है, पॉलिटिकल पार्टी एक बार एसोसिएशंस के कैंडिडेट्स को डिक्लेयर या एंडोर्स करने वाली कौन होती है? बार एसोसिएशंस कोई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं, इसके कैंडिडेट्स की शनाख्त, कॉम्पिटेंसी और इंटेग्रिटी होती है। लेकिन पार्टी इंडोर्समेंट्स के बाद वोट प्रोफेशनल मेरिट पर मांगा जाता है या पार्टी लॉयल्टी पर? और जब इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 200 और 203 पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी फॉर्मेशन, मेंबरशिप और ऑफिस होल्डिंग को रेगुलेट करते हैं, तो क्या यही प्रोविजंस इसे बार एसोसिएशंस के प्रोफेशनल इलेक्शंस में कैंडिडेट्स डिक्लेयर करने का इख्तियार भी देती हैं? अगर नहीं, तो पार्टी लेटरहेड की प्रोफेशनल और लीगल बेसिस क्या है? और अगर पार्टी इंडोर्स्ड पैनल सदर्स, नायब सदर्स, सेक्रेटरीज और दूसरी अहम नशिस्तें जीत जाए,
तो पार्टी ने सिर्फ कैंडिडेट सपोर्ट्स किए हैं या बार एसोसिएशंस के इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म्स में अपना इन्फ्लुएंस हासिल किया है? क्योंकि इलेक्शंस के बाद यही प्लेटफॉर्म्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, रेजोल्यूशन मंजूर कर सकता है, कन्वेंशन बुला सकता है, स्ट्राइक कॉल दे सकता है और हजारों एडवोकेट्स की कलेक्टिव लेजिटिमेसी के साथ किसी पॉलिटिकल नैरेटिव को एम्पलीफाई कर सकता है। इसलिए बुनियादी सवाल यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट्स में सपोर्ट इन्वेस्ट करती है या बार एसोसिएशंस की फ्यूचर इंस्टीट्यूशनल वॉइस में पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट करती है। और अगर इलेक्शंस के बाद बार लीडरशिप्स की पब्लिक एक्टिविटी डिस्प्रोपोर्शनेटली इसी पार्टी के लीडर और पॉलिटिकल कास्ट के गिर्द घूमे, तो क्या एंडोर्समेंट और इंस्टीट्यूशनल रिटर्न के दरमियान ताल्लुक का सवाल पैदा नहीं होता? पॉलिटिकल एंडोर्समेंट्स के साथ बार इलेक्शंस में गैर मामूली फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स खुद बार काउंसिल्स रूल्स के तहत एक अलग कानूनी सवाल पैदा करती है। पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल्स रूल्स 1976 का रूल 175H बार एसोसिएशन इलेक्शंस के लिए कोड ऑफ कंडक्ट फ्राहम करता है। रूल 175HA एडवर्टीजमेंट्स, बैनर्स, पोस्टर्स, होर्डिंग्स और मुख्तलिफ प्रमोशनल फॉर्म्स ऑफ कैनवसिंग्स को रिस्ट्रिक्ट करता है। और इसी तरह रूल 175HB कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स या इसके सपोर्टर्स को इलेक्शंस कैंपेन्स के ताल्लुक से वोटर्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मील्स, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट या हाई टी देने से रोकता है। ये कोई अखलाकी नसीहत नहीं, ये स्टैट्यूटरी रूल मेकिंग फ्रेमवर्क्स के तहत नाफिज कोड ऑफ कंडक्ट है। फिर सवाल ये है कि इलेक्शंस के दिनों में बड़े डिनर्स, मुसलसल खाने, मछली, तिक्के, बारबेक्यूब्स और दूसरी दावतें किस लीगल एक्सेप्शंस के तहत मुनक्कद होती हैं? क्या कैंडिडेट्स की जगह ग्रुप दावत दे तो रूल ख़त्म हो जाता है? क्या चैम्बर्स, सपोर्टर्स, पैनल्स या थर्ड पार्टी स्पॉन्सर्स खर्च करे तो लफ्ज़ इनडायरेक्टली बेमानी हो जाता है? क्या खाने की तकरीब को किसी और इनमान से मुनक्कद कर देने से इसका इलेक्टोरल पर्पस तब्दील हो जाता है? और अगर रूल 175HA पब्लिसिटी को रिस्ट्रिक्ट करता है तो शहरों को बैनर्स, पोस्टर्स और इलेक्शंस मटेरियल से भर देना किस कानूनी गुंजाइश के तहत होता है? असल सवाल खाने की नौयत का नहीं, असल सवाल इन्वेस्टमेंट का है। ये गैर मामूली एक्सपेंडिचर्स कहाँ से आता है? कैंडिडेट्स देता है, चैम्बर देता है, ग्रुप देता है या पॉलिटिकल, कमर्शियल और पैट्रोनेज नेटवर्क भी इस इन्वेस्टमेंट के पीछे होते हैं? बगैर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किसी पार्टी या नेटवर्क को फंडर नहीं कहा जा सकता, लेकिन फंडिंग की ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं? कैंपेन अकाउंट्स कहाँ हैं? स्पॉन्सर्स कौन हैं? और इन्वेस्टमेंट का एक्सपेक्टेड इंस्टीट्यूशनल रिटर्न क्या है? जिन पॉलिटिकल पार्टीज पर कीमे वाले नान के जरिए इलेक्टोरल लॉयल्टी हासिल करने की तनकीद होती है, अगर बार इलेक्शंस भी खानों, दावतों और हॉस्पिटलिटी से वोटिंग ब्लॉक्स पैदा करें, तो प्रोफेशनल प्रैक्टिस और आम पैट्रोनेज पॉलिटिक्स में फ़र्क कहाँ बाकी रह जाता है? अगर रूल्स की खिलाफवर्जी सबके सामने हो तो कितनी कंप्लेंट्स हुई, कितनी इंक्वायरीज हुई, कितने कैंडिडेट्स या सपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई? अगर रूल्स मौजूद हों मगर इन्फोर्समेंट्स गायब हो, तो क्या ये ग्रेस ऑफ एडवोकेसी के इंस्टीट्यूशनल डिक्लाइंस का वाज़ेह सबूत नहीं? इलेक्शन इन्वेस्टमेंट्स का असल रिटर्न इलेक्शन रिजल्ट से नहीं, बार एसोसिएशंस की बात की इंस्टीट्यूशनल अटेंशन से मालूम होता है। इलेक्शंस जीतने के बाद असल टेस्ट ये होना चाहिए कि बार लीडर्स की पब्लिक एक्टिविटी किसके लिए इस्तेमाल होती है। कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आम एडवोकेट्स के मसाइल्स पर हुई, यंग लॉयर्स की प्रोफेशनल सर्वाइवल पर, लीगल एजुकेशंस पर, कोर्ट फैसिलिटीज पर, केस मैनेजमेंट्स पर, प्रोफेशनल डिसिप्लिन्स पर, लीगल एड्स पर, बार फंड्स और गवर्नमेंट्स ग्रांट्स की ट्रांसपेरेंसी पर, और कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल लीडर्स, डिटेंशंस, मुलाकात, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट्स या पार्टी स्पेसिफिक कंट्रोवर्सीज पर हुई। किसी पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लीगल एक्सेस, ड्यू प्रोसेस या एलिजेड सॉलिटरी कन्फाइनमेंट्स का मसला उठाना गलत नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल कंसर्न हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वही इंस्टीट्यूशनल इंटेंसिटी हर प्रिजनर, हर कस्टोडियल अब्यूज विक्टिम और हर आम सिटीजन्स के लिए भी दिखाई देती है? 2026 में लाहौर हाईकोर्ट बार और लाहौर बार की क़यादत, जिन्हें पब्लिक रिपोर्टिंग्स ने हामिद खान लेड प्रोफेशनल ग्रुप से मुंसलिक किया, इमरान खान की एलिजेड सॉलिटरी कन्फाइनमेंट्स के मामले पर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आई
इसमें पीटीआई के सीनियर लीगल फिगर्स भी शरीक थे। ये हक उठाया जा सकता है, लेकिन अगर इसी नौयत की मुतअद्दिद पब्लिक इंटरवेंशंस किसी एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के इर्द गिर्द हों तो सेक्शन 9 के इंस्टीट्यूशनल मैंडेट्स के तहत ये सवाल ज़रूर पैदा होगा कि क्या बार की अटेंशन एक यूनिवर्सल लीगल प्रिंसिपल पर है या एक पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स के लीडर पर। क्या यही प्लेटफॉर्म किसी बेनाम प्रिजनर, किसी आम शहरी या किसी मुखालिफ पॉलिटिकल कैंप के लिए भी इसी कुव्वत के साथ इस्तेमाल हुआ? अगर अपनी पार्टी के लिए ड्यू प्रोसेस और दूसरों के लिए इंस्टीट्यूशनल साइलेंस हो तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवोकेसी नहीं रहती, ये पॉलिटिकल सिलेक्टिविटी बन जाती है। और जब बार एसोसिएशंस का कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्स सिलेक्टिव हो जाए तो वो माशरे की कॉन्स्टिट्यूशनल कंसाइंस कम और किसी पार्टी का एडवोकेसी प्लेटफॉर्म ज़्यादा दिखाई देने लगती है। पॉलिटिकल पैट्रोनेज का दूसरा रुख गवर्नमेंट ग्रांट्स, एग्जीक्यूटिव लीगल पोस्ट्स, नॉमिनेशंस और स्टेट रिकग्निशंस में सामने आता है। बार एसोसिएशंस को मिलने वाली गवर्नमेंट ग्रांट्स किसी पॉलिटिकल पार्टी, मिनिस्टर्स या बार ग्रुप का ज़ाती एहसान नहीं। अगर बार ग्रांट्स को किसी ग्रुप्स की पॉलिटिकल प्रॉक्सिमिटी का अचीवमेंट्स बनाकर पेश किया जाए तो पब्लिक फंड इंस्टीट्यूशनल एंटाइटलमेंट्स की बजाय पार्टी फेवर बन जाता है। सवाल यह है, ग्रांट्स कितनी मिली, किस स्टैट्यूटरी या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के तहत मिली, किस अकाउंट में आई, किस प्रोजेक्ट पर खर्च हुई, क्या ऑडिटेड यूटिलाइजेशंस पूरी मेंबरशिप्स के सामने आई, एवरेज एडवोकेट को इसका टेंजिबल बेनिफिट कहाँ मिला। अगर सेक्शन 9 बार स्ट्रक्चर्स को एडवोकेट्स के राइट्स और इंटरेस्ट के तहफ़्फ़ुज़ से जोड़ती है तो क्या ग्रांट्स का फ़ायदा पूरे मेंबरशिप तक पहुंचा या सिर्फ बिल्डिंग, सेरेमनीज, लीडरशिप विजिबिलिटीज़ और ग्रुप पैट्रोनेज तक महदूद रहा। इसी तरह पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल, लॉ ऑफिसर्स और बाज़ एग्जीक्यूटिव लीगल पोस्ट पर अपॉइंटमेंट्स का कानूनी इख्तियार हासिल हो सकता है, मगर कानूनी पावर्स, मेरिट्स, ट्रांसपेरेंसी और इंस्टीट्यूशनल न्यूट्रलिटीज़ के सवालात से बालातर नहीं होती। अगर अपॉइंटमेंट्स, नॉमिनेशंस, स्टेट ऑनर्स और पब्लिक ऑफिसेस बार बार इन्हीं पॉलिटिकली कनेक्टेड प्रोफेशनल सर्कल्स में गर्दिश करते नजर आएँ तो क्या इसे महज कोइंसिडेंस समझा जाए? क्या ये लीगल कॉम्पिटेंस की रिकग्निशन है या पॉलिटिकल पार्टी और बार ग्रुप के दरमियान पैट्रोनेज एक्सचेंज? यहाँ किसी मखसूस अपॉइंटमेंट्स को बिला सबूत क्रिमिनल एक्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्या गवर्नमेंटल डिस्कशंस को महदूद पॉलिटिकल प्रोफेशनल नेटवर्क्स की बंदरबांट में तब्दील करना रूल ऑफ लॉ की रूल से मुताबिकत रखता है? और जो बार लीडरशिप्स गवर्नमेंट से बेनिफिट्स, ऑफिसेस या पैट्रोनेज हासिल करे वो इसी गवर्नमेंट्स के अनलॉफुल कंडक्ट का आज़ाद कॉन्स्टिट्यूशनल ऑडिट किस हद तक कर सकेगी? यहाँ एक बुनियादी इखलाकी सवाल भी पैदा होता है कि क्या इक़्तिदार ही सब कुछ बन चुका है? पॉलिटिकल पार्टीज इक़्तिदार के लिए मुख्तलिफ पावर सेंटर्स के साथ प्रॉक्सिमिटी तलाश करती है। बार ग्रुप्स अपनी प्रोफेशनल स्ट्रेंथ को पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जोड़ते हैं। पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स बार लीडरशिप्स, लीगल ऑफिसर्स और इंस्टीट्यूशनल बेनिफिट्स के जरिए इन्फ्लुएंसेस पैदा करती है, और हर इंस्टीट्यूशन अपने असल मैंडेट के अंदर मजबूत होने की बजाय दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ मफादात का ताल्लुक कायम करता है। सवाल ये है, हम अपने अपने इंस्टीट्यूशनल मैंडेट के अंदर मजबूत क्यों नहीं हो रहे? हम एक दूसरे के साथ मफादात के नेक्सस क्यों बना रहे हैं? क्या इक़्तिदार ही सब कुछ है? क्या रूल ऑफ लॉ, आम शहरी, इंसानी डिग्निटी, बेहतर जस्टिस सिस्टम और पाकिस्तान की कलेक्टिव प्रोग्रेस की कोई अहमियत बाकी नहीं रही? क्या पाकिस्तान पीछे रह गया और हमारी ज़ात आगे आ गई? क्या इंसानियत पीछे रह गई और पर्सनल सक्सेस ही वाहिद म्यार बन गई? जब पर्सनल सक्सेस इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बड़ी हो जाए तो प्रोफेशन कमज़ोर होता है, और जब प्रोफेशन कमज़ोर होता है तो पॉलिटिकल कैप्चर भी आसान हो जाता है। और इसी पॉलिटिकल कैप्चर का सबसे ख़तरनाक नतीजा ये है कि रूल ऑफ लॉ यूनिवर्सल प्रिंसिपल की बजाय पार्टी डिपेंडेंट पोजीशन बन जाता है। अपने लीडर्स के लिए ड्यू प्रोसेस, अपनी पार्टी के प्रिजनर्स के लिए फेयर ट्रायल, अपने पॉलिटिकल कैंप के लिए जुडिशियल इंडिपेंडेंस, अपने ग्रुप के लिए इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, लेकिन मुखालिफ पार्टी के लिए वही म्यार नहीं, आम शहरी के लिए वो इंटेंसिटी नहीं, और बेनाम प्रिजनर्स के लिए वही कलेक्टिव रिस्पॉन्स भी नहीं। किसी एक शख्सियत के लीगल राइट्स उठाना गलत नहीं, लेकिन रूल ऑफ लॉ का असल टेस्ट ये है कि क्या वही हक अपने मुखालिफ के लिए भी मांगा जाता है? अगर पार्टी बदलने से कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बदल जाए तो लीगल माइंड आज़ाद नहीं रहता, वो पार्टी लाइन का ताबे बन जाता है।
अगर बार एसोसिएशंस कभी अपनी पॉलिटिकल अलाइनमेंट के मुताबिक जुडिशियल एक्टिविज्म मांगे और कभी जुडिशियल रिस्ट्रेंट, कभी डिटेंशंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहे और कभी खामोश रहे, कभी प्रोटेस्ट को फंडामेंटल राइट समझे और कभी डिसऑर्डर, तो फिर प्रिंसिपल कहाँ है? सेक्शन 9 का प्रोफेशनल मैंडेट कहाँ है? बार एसोसिएशंस की इंस्टीट्यूशनल न्यूट्रलिटी कहाँ है? और पूरी लीगल फ्रेटर्निटी की कलेक्टिव कंसाइंस कहाँ है? यही सवाल हमें 2007 से 2009 के तजर्बे तक लेकर जाता है, क्योंकि वहां कलेक्टिव फोर्स तो वकला की थी, लेकिन इस फोर्स की डायरेक्शन और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस का सवाल आज भी बाकी है। 2007 से 2009 की लॉयर्स मूवमेंट्स ने स्ट्रीट स्ट्रेंथ दिखाई, मगर यह भी दिखाया कि कलेक्टिव फोर्स का पॉलिटिकल यूज मुमकिन है। इस मूवमेंट्स में वकला की कुर्बानी, करेज और मोबिलाइजेशन नुमायां थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन लीगल फ्रेटर्निटीज को सिर्फ अपनी तादाद और स्ट्रीट प्रेजेंस नहीं, अपनी कलेक्टिव फोर्स के अल्टीमेट यूज का ऑडिट भी करना चाहिए। 2008 के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनी, चीफ जस्टिस की रिस्टोरेशन में ताखीर हुई, PMLN ने रिस्टोरेशन को अपनी पॉलिटिकल प्रोग्राम्स का मरकजी हिस्सा बनाया। रिस्टोरेशन के बाद जुडिशियल एक्टिविज्म के पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस सामने आए, स्विस अथॉरिटीज को लेटर लिखने का तनाज़ा, प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी की कंटेम्प्ट कन्विक्शंस और डिस्क्वालिफिकेशंस, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट्स के साथ इंस्टीट्यूशनल कन्फ्रंटेशंस, इन डेवलपमेंट्स ने एक सियासी हुकूमत पर शदीद दबाव पैदा किया, जबकि सियासी फ़ायदा दूसरे एक्टर को हासिल हुआ। यहाँ किसी सीक्रेट कॉन्स्पिरेंसी को फैक्ट के तौर पर रिसर्च नहीं किया जा रहा, लेकिन सवाल पूछा जा रहा है कि क्या लॉयर्स मूवमेंट्स की कलेक्टिव फोर्स आखिर तक लीगल फ्रेटर्निटी के अपने इंडिपेंडेंट कंट्रोल में रही, या वो एक वाइडर पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट में इस्तेमाल हुई? 2009 में खुद अली अहमद कुर्द साहब को पब्लिकली ये कहना पड़ा कि मूवमेंट्स पॉलिटिकल पार्टीज के हाथों मैनिपुलेट नहीं हो रही, यानी मैनिपुलेशंस का सवाल उस वक्त भी पब्लिक डिस्क्लोजर में मौजूद था। इसीलिए 2007 को वकला की वाहिद और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ समझना मुकम्मल एनालिसिस नहीं। 2007 ने मोबिलाइजेशंस दिखाई, लेकिन मोबिलाइजेशंस को डायरेक्ट, एब्जॉर्ब और यूटिलाइज भी तो किया जा सकता है। लीगल फ्रेटर्निटी की ज़्यादा गहरी ताकत वो है जिसे हुकूमत किसी मूवमेंट्स के बाद नहीं, गलत इक़दाम से पहले महसूस करे, और यही हमें 1982 और 1987 की तरफ लेकर जाती है। 1982 में मार्शल लॉ गवर्नमेंट्स को लीगल माइंड्स महदूद करने के लिए सेक्शन 59A लाना पड़ा, और यही हमारी हकीकी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ का तारीखी इतराफ़ था। लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल्स अमेंडेड ऑर्डिनेंस 1982 के जरिए सेक्शन 59A शामिल किया गया। इसने बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस को इनके स्टैट्यूटरी फंक्शंस से बाहर बराह रास्त या बिलावास्ता पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने से रोकने की कोशिश की। असल सवाल ये है कि एक मार्शल लॉ गवर्नमेंट्स को लीगल फ्रेटर्निटी के लिए अलग स्टैट्यूटरी रेस्ट्रेंट की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि उस वक्त बार किसी पॉलिटिकल पार्टी की स्पॉन्सर क्राउड नहीं थी, वो खुद एक ऑर्गेनाइज्ड लीगल माइंड थी। वो पूछ सकती थी कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ है, फंडामेंटल राइट्स किस अथॉरिटी के तहत महदूद हुए, जुडिशियल इंडिपेंडेंस की हैसियत क्या है, डिटेंशंस किस लॉ के तहत है, एग्जेक्टिव ऑर्डर्स की सोर्स ऑफ पावर क्या है, और स्टेट अथॉरिटी किस कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस के ताबे है। यानी हुकूमत को वकला के शोर से ज़्यादा इनकी लीगल रीजनिंग्स, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चनिंग्स, प्रोफेशनल सॉलिडेरिटी और इंस्टीट्यूशनल ऑडिट का एहसास था। 1982 में सेक्शन 59A का आना बार की कमज़ोरी का ऐलान नहीं था, ये लीगल माइंड्स की ताकत का गैर अरादी एतराफ़ था। एक ऐसा लीगल माइंड्स जिस रोकने के लिए गवर्नमेंट्स को बाकायदा कानून लाना पड़ा। इस वक्त वकील सिर्फ एहतजाज के बाद सामने आने वाला फ़र्द नहीं था, वो गलत इक़दाम की लीगैलिटी पहले पूछता था, वो पावर्स के सोर्स, स्कोप और लिमिट्स का ऑडिट करता था, और यही इंस्टीट्यूशनल स्क्रूटनी किसी अथॉरिटेरियन रिजीम्स के लिए सबसे बड़ी लीगल डिटरेंस होती है। 1987 में सेक्शन 59A का कानून से निकल जाना बार की इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी की दूसरी अहम अलामत बना। लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल्स अमेंडमेंट एक्ट 1987 के सेक्शन 18 ने सेक्शन 59A को ओमिट कर दिया। यहाँ हमें तारीखी दयानत भी बरकरार रखनी है। हम ये कतई दावा नहीं करेंगे कि ओमिशन सिर्फ किसी एक प्रोटेस्ट या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की जद्दोजहद का डायरेक्ट रिजल्ट था,
लेकिन कानूनी हैसियत यह है कि 1982 की ब्लैंकेट रेस्ट्रिक्शंस मुस्तकिल स्टैट्यूटरी स्ट्रक्चर्स का हिस्सा ना रह सकी। 1982 में रियासत ने लीगल माइंड्स को रेस्ट्रेन करने की ज़रूरत महसूस की। 1987 में वो रेस्ट्रेंट्स कानून से निकल गया। पहला वाकया लीगल फर्टर्निटी की डिटरेंट वैल्यू को जाहिर करता है। दूसरा वाकया उसकी इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी के लिए कानूनी स्पेस की वापसी को जाहिर करता है। यानी 2007 और 1982 से 1987 तक के दरमियान बुनियादी फ़र्क ये सामने आता है कि 2007 में वकला की ताकत सड़क पर नजर आई। 1982 में लीगल माइंड्स की ताकत हुकूमती कानून के अंदर महसूस की गई और 1987 में बार की इंस्टीट्यूशनल वॉइस को मुस्तकिल ब्लैंकेट रिस्ट्रेन में कैद रखना मुमकिन ना रहा। तहरीक हुकूमत को गलत इकदाम के बाद रोकने की कोशिश करती है, मगर मजबूत लीगल माइंड हुकूमत को गलत इकदाम से पहले सोचने पर मजबूर करता है। तहरीक ताकत का एक वक्ती मुजाहरा है, मगर लीगल माइंड ताकत का मुसलसल और मौसर दबाव है। मूवमेंट कानून शिकनी के बाद पैदा होती है, लेकिन मजबूत लीगल माइंड कानून शिकनी से पहले कॉन्स्टिट्यूशनल डिटरेंस पैदा करता है। फिर सवाल यह है कि जिस लीगल माइंड से कभी माशाल्लाह गवर्नमेंट्स भी मोहतात थी, आज इसकी डिटरेंट वैल्यू कहाँ गई? आज प्रेशर ऑफ लॉ की कमजोरी पुलिस, सीसीडी और दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के मुतल्लिक माशरती ज़बान में भी दिखाई देती है। आज सीसीडी, पुलिस, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट बॉडीज़ के मुतल्लिक कभी हाफ फ्राई, फुल फ्राई, नेफे में फायर और सॉफ्टवेयर अपडेट जैसी इस्तिलाहात गर्दिश करती नजर आती हैं। ये कोई लीगल प्रोसीजर नहीं, ना कोई इन्वेस्टिगेशंस की कैटेगरीज हैं, ना प्रोसिक्यूशंस के स्टेजेस और ना जुडिशल फाइंडिंग्स। ये ड्यू प्रोसेस से बाहर ताकत के इस्तेमाल की सोसाइटल परसेप्शंस की अलामत है। कि सवाल ये है कि ये परसेप्शंस इतना आम क्यों हुआ? पुलिस, सीसीडी और दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को लीगल फर्टर्निटीज के इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स का मौसर असर बाकी क्यों नहीं रहा? इन्हें यह खौफ क्यों नहीं कि अनलॉफुल डिटेंशन, कस्टोडियल वायलेंस, एलिजेड इनकाउंटर्स या तजावज़ इख्तियार का डॉक्यूमेंटेड लीगल ऑडिट होगा? इसलिए कि बार की इज्तमाही स्ट्रेंथ जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज, ग्रुप्स, पार्टी इंडोर्समेंट्स, इलेक्टोरल इन्वेस्टमेंट्स, अपॉइंटमेंट्स और सबसे इंपॉर्टेंट के पॉलिटिकली बेस्ड एडवोकेसी में तकसीम हो गई है। किताब से ताल्लुक कमज़ोर हुआ, इंडिपेंडेंट लीगल रिसर्च कम हुई और लीगल माइंड्स ने कॉन्स्टिट्यूशनल वॉचडॉग बनने की बजाय पॉलिटिकल अलाइनमेंट इख्तियार कर ली। पंजाबी में कहते हैं मरन नालों ड्रावा चंगा, लेकिन वकील का ड्रावा धमकी, तशद्दुद, हड़ताल या वकलागर्दी नहीं। वकील का ड्रावा इसका लीगल माइंड है, इसका डॉक्यूमेंटेड रिसर्च है, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज है और इसकी ये इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी है कि हर अनलॉफुल एक्शन बिला जवाब नहीं रहेगा। जब लीगल डिटरेंस कमज़ोर हो जाए तो प्रेशर ऑफ लॉ भी कमज़ोर हो जाता है और जब प्रेशर ऑफ लॉ कमज़ोर हो तो रूल ऑफ लॉ की जगह इनफॉर्मल पावर और एक्स्ट्रा लीगल शॉर्टकट्स लेने लगते हैं। और इसी पस मंज़र में किसी भी नेशन वाइड लॉयर्स मूवमेंट्स को क्रिटिसाइज़ किए बगैर सिर्फ इतना इंस्टीट्यूशनल सवाल ज़रूर पैदा होता है कि इसकी कलेक्टिव वाइज किस कॉन्स्टिट्यूशनल कास्ट की नुमाइंदगी करती है। हम किसी मूवमेंट्स की नीयत, क़यादत या लेजिटिमेसी को इस डिस्कशंस का मौजू नहीं बना रहे। ये डिस्कशंस किसी मौजूदा तहरीक की क्रिटिसिज्म नहीं, हमारा मौजू सिर्फ बार एसोसिएशंस की पॉलिटिकल एक्सटेंशन है। लेकिन जब बार ग्रुप्स पहले से पॉलिटिकल पार्टीज के साथ क्लोजली अलाइंड हों, इन्हीं ग्रुप्स की इलेक्टेड लीडरशिप्स बार्स में मौजूद हों और फिर इसी कलेक्टिव प्लेटफॉर्म से नेशनल मोबिलाइजेशंस की बात हो, तो एक महदूद सवाल पैदा होता है कि क्या ये मोबिलाइजेशन पूरी लीगल फर्टर्निटी की इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कास्ट की नुमाइंदगी कर रही है या किसी पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स का आंसर इसके अंदर गालिब है? इस सवाल का जवाब पर्सनैलिटीज से नहीं, कास्ट से मिलेगा। कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हर सिटीजन्स के लिए यकसा हैं? क्या एजेंडा पूरी लीगल फर्टर्निटी, बार इंस्टीट्यूशंस, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, फंडामेंटल राइट्स और पब्लिक जस्टिस का है, या कलेक्टिव अटेंशंस किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के गिर्द डिस्प्रोपोर्शनेटली मरकूज है? ये सवाल मूवमेंट्स को डिस्क्रेडिट करने के लिए नहीं, ये लीगल फर्टर्निटी को दोबारा पॉलिटिकल मिसयूटिलाइजेशन से महफूज रखने के लिए है। और इससे ज़्यादा मौजूदा तहरीक पर बात करना हमारे मौजू को डाइवर्ट कर देगा। आखिर में मसला हमारी ताकत की कमी का नहीं, बल्कि हमारी ताकत की डायरेक्शन और इसके मिसयूज़ का है।
हमें वकलाओं को सिर्फ गैदरिंग्स, खानों और स्लोगन्स के जरिए किसी मूवमेंट्स की तादाद नहीं बनाना। पहले वकील के हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन देना है, इसका लीगल माइंड मजबूत करना है, इसे ड्यू प्रोसेस, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी समझानी है। फिर इसे किसी जेन्युइन नेशनल काज के लिए मुनज़्ज़म करना है। एक तरफ वकलाओं को खाने खिलाए जाएं और दूसरी तरफ इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट्स के लिए बुलाया जाए, तो ये तरीका इसी सियासी कल्चर से मुख्तलिफ नहीं रहता जिसमें कीमे वाले नान खिलाकर वोट्स हासिल करने की बात की जाती है। पढ़े लिखे लीगल लीडर्स का काम वकील को क्राउड बनाना नहीं, इनका काम वकील को इंटेलेक्चुअली, प्रोफेशनली और कॉन्स्टिट्यूशनली मजबूत बनाना है। इंडिपेंडेंट और प्रोफेशनल ग्रुप हमारी लीगल फ्रेटर्निटी का हिस्सा है, लेकिन किसी एक फर्द, एक मुकदमे या एक पॉलिटिकल एजेंडा का काज खुद ब खुद पूरी लीगल फ्रेटर्निटी का नेशनल काज नहीं बन जाता। अगर नाम ऑल पाकिस्तान लॉयर्स एक्शंस कमेटी है तो इसका काज भी पूरे पाकिस्तान के वकला, बार एसोसिएशंस, जस्टिस सिस्टम, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, फंडामेंटल राइट्स और पब्लिक जस्टिस का होना चाहिए। हम किसी जेन्युइन कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट्स के खिलाफ नहीं, हम वकला की कलेक्टिव फोर्स की मिस यूटिलाइजेशन के खिलाफ हैं। हमें 2007 की स्ट्रीट मोबिलाइजेशन को ब्लाइंड तौर पर रिपीट नहीं करना। हमें 1982 और 1987 वाली लीगल माइंड्स की स्ट्रेंथ, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी और कॉन्स्टिट्यूशनल डिटरेंस को रिवाइव करना है। हमें पॉलिटिकल पार्टीज में जाना है, पार्लियामेंट में जाना है, कौमी क़यादत करनी है, लेकिन वीक पॉलिटिकल वर्कर बनकर नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल लीडर बनकर। हमें पार्टी को लीगल माइंड देना है, लेकिन अपना लीगल माइंड पार्टी के पास गिरवी नहीं रखना। मेरा काज किसी एक शख्सियत, ग्रुप या लॉयर्स विंग्स की स्ट्रेंथनिंग नहीं, मेरा काज एक वकील की इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथनिंग है, बार एसोसिएशंस की इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग है और पूरी लीगल फ्रेटर्निटी को दोबारा क्रेडिबल कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्स बनाना है। हमें शोर नहीं, शौर पैदा करना है। हमें क्राउड नहीं, लीगल माइंड पैदा करना है। हमें शख्सियात की ताकत नहीं, असूल की ताकत कायम करनी है। क्योंकि बार एसोसिएशंस किसी पॉलिटिकल पार्टी, लॉयर्स विंग्स, ग्रुप या किसी एक शख्सियत की एक्सटेंशन नहीं, ये पूरी लीगल फ्रेटर्निटी की कलेक्टिव प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशनल रिकग्निशन और माशरे की कॉन्स्टिट्यूशनल कंसाइंस है, और यही ग्रेस ऑफ एडवोकेसी की असल कलेक्टिव फॉर्म है। अगली डिस्कशन में हम इसी इंस्टीट्यूशनल डिक्लाइन के एक और बुनियादी नतीजे की तरफ आएंगे कि रूल ऑफ लॉ नारा नहीं, क्राइटेरिया होना चाहिए। वस्सलाम।